मॉर्निंग जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप जहां कहीं भी होंगे इस वक्त खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। नाजरीन, इंसान इस दुनिया में आइसोलेशन में नहीं रह सकता, अकेला नहीं रह सकता। हमें तो जिंदा रहने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए रिश्तों की जरूरत होती है। कुछ रिश्ते हमारे खून के होते हैं, कुछ दोस्ती के होते हैं और कुछ मोहब्बत के रिश्ते होते हैं। लेकिन सब रिश्तों की एक कदर मुश्तरक होती है कि ये सब रिश्ते एक छतरी की मानंद होते हैं जो हर जहनी, जिस्मानी और जज्बाती दुख और गम के आगे एक ढाल का काम करती है। और इन प्यार और मोहब्बत के रिश्तों को बरकरार रखने के लिए उनकी आबियारी करनी पड़ती है, क्योंकि मोहब्बत पाने वाला कभी इस बात पर मुतमईन नहीं होता कि उसे एक दिन के लिए एक शख्स की मुकम्मल मोहब्बत और तवज्जो हासिल हो। मोहब्बत तो हर दिन के साथ आदा चाहती है। बढ़ते अपने प्रोग्राम की तरफ, और कुछ बात हो रही थी मौसम के हवाले से। तो माहौल और मौसम और मामूलात इंसानी जिंदगी को हमेशा से ही मुतासिर करते आ रहे हैं, और मौसम कोई भी हो उसके अपने ही तकाजे होते हैं। यूं तो हर मौसम के असरात से बचाव जरूरी होता है, लेकिन बरसात के मौसम की उलझनों और खतरात से बचना इंतहाई लाजमी होता है, क्योंकि इस मौसम में जरा सी लापरवाही हमें मौत के मुंह में भी धकेल सकती है। जैसे जैसे मौसम तब्दील होता जाता है वैसे वैसे मौसमी बीमारियां भी आम होने लगती हैं। मौसम गर्मा, खास तौर पर बरसात के मौसम में गैस्ट्रो का मर्ज आम हो जाता है। गैस्ट्रो निज़ाम हाजमा की एक ऐसी बीमारी है जिसमें मैदा और छोटी आंत में सोजिश हो जाती है, जिससे शदीद इसहाल आना शुरू हो जाते हैं। इस बीमारी में खवातीन, हजरात और बच्चे यकसा तौर पर मुब्तला हो जाते हैं। वायरस से होने वाले गैस्ट्रो एक शदीद वबाई मर्ज है जो आलूदा ग़िज़ा और पानी से फैलता है। ये मर्ज एक शख्स से दूसरे शख्स को भी लाहक हो सकता है। गैस्ट्रो की वजूहात क्या हैं और इस बीमारी की अलामात क्या हो सकती है और इससे किस तरह हम बच सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद जमान खान है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ऑफ मेडिसिन, जिन्ना हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप सुनाइए। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर साहब, ज़ाबियत बेशक एक नाखुशगवार और तकलीफ दे बीमारी है, तो इसकी अमूमन वजूहात क्या होती हैं, क्यों हमें इसमें मुब्तला होता है? जैसे आपने कहा कि इसका एक मौसम के साथ भी ताल्लुक है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है और बरसात का मौसम आता है तो इसके केसेस भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। बुनियादी तौर पे इसकी गैस्ट्रो की जो वजूहात हैं, या गैस्ट्रोएंटराइटिस जिसको हम कहते हैं, बुनियादी तौर पे कई तरह के जरासीम हैं जो ये करवा सकते हैं। वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं। आमतौर पे वायरसेस जो हैं वो एक बड़ी रीज़न बनते हैं, और ये जो फैलती है बीमारी इसको हम फिकोरल रूट कहते हैं। ठीक है। तो जाहिर है एक इंसान से दूसरे इंसान को फैल सकती है, और उसकी जो बुनियादी वजह है वो सफाई का ख्याल ना रखना है। फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रेपरेशन और जो खाना हम इस्तेमाल करते हैं, अगर उसके अंदर एहतियात ना की जाए, सफाई और हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों का ख्याल ना रखा जाए, तो उससे ये बीमारी फैलती है। ठीक है। और दुनिया में बच्चों में जो डायरिया की वजह से होने वाली अमवात हैं, पाकिस्तान उन चंद एक ममालिक में है जिसमें इन बच्चों की तादाद बहुत एग्जैक्टली शरह ज़्यादा है यहाँ पर। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने जैसे कहा कि ये एक शख्स से दूसरे शख्स तक भी लाहक हो सकती है, उसको भी किस तरह मतलब हम फिर हिफाजती एहतियाती तदाबीर अपनाएं कि ताकि हम भी महफूज रहें और हमसे जो दूसरे भी हैं वो भी महफूज रहें? बिल्कुल, सबसे पहले तो जो सेहत के उसूल हैं कि जब भी कोई, स्पेशली ये बताते हैं कि हाथ जो हैं वो साबुन के साथ धोए जाएं। ठीक है। अच्छा, फूड जो है उससे ये हो सकता है, और 3 मरहलों पे आप समझिए कि हो सकता है। पहला फूड प्रोसेसिंग है, रॉ फूड प्रोसेसिंग है। उसके बाद फिर फूड प्रेपरेशन है कि जो खाना तैयार किया जाता है। जो ख़वातीन घर के अंदर खाना बनाती हैं वो उन ख़ास ख्याल रखें सफाई का, सब्जियों को धोकर इस्तेमाल करें। बाहर से आती हैं अच्छी तरह से उनको धोएं, खुद हाथ वगैरह अच्छी तरह से साबुन के साथ धो के, और खाना खाने से पहले भी बच्चे और बड़े जो हैं वो हाथों को अच्छी तरह से धोएं। तो ये तो है उससे रुक करने की। दूसरी ये है कि घर से ज़्यादा इतना नहीं फैलता जितना कि जैसे लाहौर जैसे बड़े शहरों में लोग बाहर से खाना खाते हैं, बाहर से मशरूबात पीते हैं। एक शख्स है, उसने पानी पिया उसी ग्लास में, फिर दूसरा आदमी पानी पीता है या जूस वगैरह पिए जाते हैं बाहर के। ऑल्दो जो हमारा फूड अथॉरिटी है वो कोशिश करती है कि वो इंस्पेक्ट करें इन चीज़ों को कि उसके मुताबिक हों, लेकिन उसके बावजूद अनफॉर्चुनेट बहुत सारी जगहों पे
खाना उस तरह से तैयार नहीं किया जाता बिल्कुल ऐसे ही है। वो सारे इंसानी सेहत के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको नहीं मद्देनजर रखा जाता। मुझे बताइएगा इसकी अलामात क्या हैं कि मतलब हमें ऐसी अलामात आ रही हूँ, सिम्टम्स आ रही हूँ कि हमें पता चल जाए कि हम तेजाबियत का शिकार हो रहे हैं। सो बेसिकली जो गैस्ट्रो है इसके अंदर या गैस्ट्रोएंटेराइटिस की जो इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं इसमें 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। उल्टी का आना, पतले पखाने लग जाना, पेट में दर्द का होना, बाज़ औक़ात हल्का फुल्का बुखार हो सकता है, कुछ लोगों में ज़्यादा तेज़ बुखार भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी वजूहात होती हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन बाज़ औक़ात टॉक्सिन की वजह से भी हो जाता है कि जो बैक्टीरिया हैं, ख़ास किस्म के जरासीम हैं जो कि जहरीले मवाद पैदा करते हैं, तो उसके इस्तेमाल से बाज़ औक़ात ये होता है कि खाना खाया और कुछ घंटों के बाद ही उल्टियाँ और पेट में दर्द शुरू हो जाता है। कुछ केसेस में ये होता है कि कोई 1 से 2 दिन लगते हैं, मगर उसके बाद फिर यूजुअली डायरिया या जिसे हम असहाल का मर्ज कहते हैं वो लाहक हो जाता है। एंड दिस कैन बी वेरी सीवियर, बहुत सीवियर सिम्टम्स भी आ सकते हैं। और उसमें फिर ये होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ होती है वो ये है कि पानी की कमी हो जाए। अगर डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है और वो रिप्लेस नहीं हो रहा तो फिर पानी की कमी और नमकियात की कमी जो है वो एक बड़ी वजह बनते हैं। बच्चों में स्पेशली अमवात की जो एक बड़ी वजह है वो पानी की कमी बनती है। दूसरा हम देखते हैं कि डॉक्टर साहब ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा फैलता है ये मर्ज़ जो है। अमूमन गर्मियों में क्यों होता है ये? क्या हम ऐसी कह लें कि निगलेक्ट कर देते हैं चीज़ों को जिसकी वजह से ये फैलता है? 2 तरह के फैक्टर होते हैं जी। एक तो होता है जो कि जरासीम से मुतालिक होते हैं। कुछ जरासीम ऐसे हैं जो सर्दियों में ज़्यादा नशोनुमा पाते हैं, जैसे नमोनिया का मर्ज़ है, वायरल नमोनिया। कुछ जरासीम ऐसे होते हैं जो गर्मियों में ज़्यादा नशोनुमा पाते हैं। कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं और फिर वो गर्मी में ज़्यादा जिसे हम कहते हैं टॉक्सिन्स जो हैं वो ज़्यादा बनाते हैं। तो एक तो ये मौसम का ताल्लुक जरासीम से है। दूसरा मौसम का ताल्लुक जो एनवायरमेंटल, आपको पता है कि सब्जियां हैं, चीज़ें हैं, गर्मी में ज़्यादा ख़राब होती हैं और ज़्यादा अच्छा मौका प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट जरासीम और ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने में। तो ये भी एक बड़ी ये 2 फैक्टर्स हैं जो जिसकी वजह से हम गैस्ट्रो का प्रॉब्लम हमें लाहक हो सकता है। और देखते हैं हम जैसे गर्मियाँ आती हैं, बहुत से लोग जैसे मजदूर तबका है, बाहर जब हम लोग भी जाते हैं तो रेडियों पर लगे होते हैं, मशरूबात लगे हुए होते हैं, दही भल्ले, फ्रूट चाट, इस तरह की चीज़ें भी लोग खाना पसंद करते हैं बाहर से। क्या ये भी एक वजह बनती है कि हम लोग इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं? बिल्कुल। उसमें देखिए 2 चीज़ें अहम हैं। एक तो ये है कि वो प्रोसेस कैसे किया गया, क्या उसमें उन स्टैंडर्ड्स का, उन उसूलों का ख्याल रखा गया जो कि बहुत सारी जगहों पे नहीं होता, सफाई के जो उसूल हैं। दूसरा ये होता है कि हम लाहौर में रह रहे हैं डॉक्टर साहब, और आपको पता है कि लाहौरी कितने चटखारेदार और उनका मिजाज, और वो मतलब खाबों के शौकीन होते हैं। बाहर निकलते तो कुछ ना कुछ तो खाते हैं वो जरूर। बिल्कुल ऐसी है, वो खाते हैं। लेकिन उसमें 2-3 प्रॉब्लम ये होते हैं कि आपको पता है कि इस मौसम में मक्खियाँ हैं। अब वो मक्खियाँ एक जगह से उठती हैं, जरासीम गंदी जगह से उठती हैं, फिर तो वो आपने देखा होगा कि वो मक्खियाँ भी बैठी हुई हैं वहाँ पे और वहाँ से खाना खा रहे। तो कम से कम इन चीज़ों को, ये तो बड़ी ग्रॉस सी चीज़ें हैं, इनसे कम से कम बचना चाहिए। अगर चटखारेदार चीज़ें खानी हैं तो घर में भी बनाई जा सकती हैं, लाहौरी बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा, हम लोग आजकल जैसे बच्चे हो गए, बड़े हो गए, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाया जा रहा है। क्या ये भी एक फैक्टर हो सकता है गैस्ट्रो की प्रॉब्लम का? बिल्कुल। ऐसी जो प्रिंसिपल्स हमने कहा कि बाहर की चीज़ों पे अप्लाई होते हैं, वो फास्ट फूड की प्रोसेसिंग के ऊपर भी अप्लाई होते हैं। अच्छा, दूसरा ये होता है कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस एक तो इन्फेक्शन है, प्लस ये है कि जो ये फैटी मील्स हैं, फास्ट फूड्स हैं, ये खुद भी मैदे की सोजिश करवा सकते हैं। अच्छा, वो एक प्रॉब्लम होता है। तीसरी बात जो इससे, इन सब चीज़ों से ज़्यादा ख़तरनाक है, जो सोचने वाली है, वो ये है कि जो मोटापे की बीमारी बहुत आम होती जा रही है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह फास्ट फूड का, स्पेशली बच्चों में, और उसके बाद एडोलेसेंट और अब तो बड़ों में भी उसका इस्तेमाल बहुत आम हो गया है। तो वो इन सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है मोटापा। और जैसे कि ये बीमारी है कि आपके मैदे में सोजिश हो जाती है और छोटी आंत में सोजिश हो जाती है, तो ये फिर आगे जाके ख़तरनाक भी हो सकती है अगर इसका मतलब टाइमली इसको ना किया जाए, देखा ना जाए, इलाज ना करवाया जाए तो। अमूमन जिस गैस्ट्रोएंटेराइटिस की हम बात कर रहे हैं, जो कि इस मौसम में होता है, जो मौसमी है, वो तो शॉर्ट लिव्ड होता है। ठीक है। यानी ये वायरल इन्फेक्शन है, कुछ दिन रहती है और फिर ठीक हो जाती है अमूमन। बल्कि बहुत सारी वायरल इन्फेक्शंस में तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा। सिवाय इसके कि मरीज़ में जो अलामात आ रही हैं उनको ट्रीट करें, उसमें जो पानी की, नमकियात की कमी आ रही है उसको ठीक किया जाए।
तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। ठीक है। मगर बाज़ औक़ात मैदे की सोजिश ऐसी भी होती है जो कि एक ख़ास बैक्टीरियम की वजह से होती है, जिसे हम एच पाइलोराई कहते हैं। ये बैक्टीरियम जो है ये रहता है महीनों और साल हा साल रह सकता है, और उसकी वजह से उसको जब तक फिर ट्रीट ना किया जाए मैदे की अलामात ठीक नहीं होती। लेकिन ये मौसमी गैस्ट्रोएंटराइटिस से ज़रा मुख्तलिफ ये मुख्तलिफ होता है। तो अगर बहुत से लोग आपके पास आते भी होंगे इलाज करवाने के लिए, तो कितना टाइम लगता है इसके इलाज को मुकम्मल होते हुए? जो तो एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस है उसमें तो अमूमन 2-3 दिन के अंदर मरीज बेहतर हो जाता है। जो मैंने ये एच पाइलोराई की बात की उसमें अमूमन हमें कोई 6 हफ्ते का कोर्स होता है, कोई 2 हफ्ते का एंटीबायोटिक्स और का कोर्स होता है, और फिर कोई 4 हफ्ते मजीद हम एक आध मेडिसिन जो मैदे की तेजाबियत को कम करती है वो उसको दे। तो इन दोनों टाइप्स में क्या फ़र्क है? मतलब जो 6 महीने का कोर्स हो रहा है, कुछ लोग 2 से 3 दिन में भी ठीक हो रहे हैं, तो इनमें फ़र्क क्या है? दोनों की वजूहात अलग अलग हैं तेजाबियत की? बिल्कुल। जो गैस्ट्रोएंटराइटिस है जिसकी हम जो सोजिश की बात कर रहे हैं वो तो वायरस से ज़्यादातर करवाते हैं और कुछ बैक्टीरिया भी करवाते हैं, मगर वो मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरिया होते हैं। ये जो हम लंबे अरसे की बात कर रहे हैं मैदे की तेजाबियत की, जिसमें बहुत सारे लोग मुब्तला होते हैं, वो एक और तरह का बैक्टीरियम जो है वो करवा रहा है, और वो मौसमी नहीं है। ये गैस्ट्रोएंटराइटिस जो है ये 2-3 दिन का, ये अमूमन मौसमी बीमारी होती है। या जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके अंदर, मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, उनके अंदर ये ज़्यादा होता है। तो जो मौसमी नहीं है फिर उससे किस तरह हम निपट सकते हैं? उसके लिए क्या फिर एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए हमें? वैसे तो उसके अंदर वही हिफ्ज़ाने सेहत के उसूल हैं जो कि आई थिंक कि ये हिफ्ज़ाने सेहत के जो उसूल हैं ये मौसमी नहीं है, ये थ्रू आउट द ईयर हमें चाहिए। हाँ, जिंदगी का हिस्सा बना ले। बिल्कुल ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है। मगर उसके बावजूद भी ये एक मुख्तलिफ तरह का बैक्टीरियम है जो एक से दूसरे होता, ये भी उसी तरह से फैलता है, एक से दूसरे इंसान तक मुंतकिल हो सकता है। मगर उसमें ये होता है कि ये एक वजह है तेज़ाबियत की, और जिन लोगों में इन्फेक्शन होती है उनमें फिर खाने का, जो खाने खाए जाते हैं, किस तरह के खाने खाते हैं, मिर्च मसालों वाले खाने खाते हैं, वो उसकी अलामात को बढ़ा देते हैं। तो फिर इन दोनों चीज़ों को, यानी हिफ्ज़ाने सेहत के असूल और सेहतमंद ग़िज़ा, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि इसी मौसम में ज़्यादा फूड पॉइजनिंग भी होती है, डायरिया भी हो रहा होता है, बच्चों को भी बड़ों को भी हो रहा होता है, क्या उसकी भी यही वजूहात होती है? जी, तो जैसे मैंने कहा कि फूड पॉइजनिंग या तो जहरीले मवाद की वजह से हो सकता है जो कि बैक्टीरिया बनाते हैं, या वो बैक्टीरिया या उसके अंदर वायरसेस, ये अमूमन उसकी वजह होती हैं जो फूड पॉइजनिंग जो हम आजकल देखते हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें अगर किसी को हो जाए, आई थिंक इम्पॉर्टेंट ये है कि ये इस पे तुमने बात कर ली कि जो हिफ्ज़ाने सेहत के उसूल हैं, मगर आई थिंक जो इम्पॉर्टेंट है कि अगर हो जाए तो फिर हमें किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। हाँ। और वो है कि जिस्म में पानी और नमकियात की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक हमारे यहाँ एक तस्वुर ये है कि वायरस के साथ भी इन्फेक्शन हो जाए तो हमारे यहाँ लोग कहते हैं एंटीबायोटिक्स ले लें जी, हमें। और बहुत से लोग खुद से भी खाना शुरू हो जाते हैं, घर में ही खुद डॉक्टर बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो एंटीबायोटिक, जैसे नाम से जाहिर है, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है। ये जो वायरसेस होते हैं इनके खिलाफ कोई एंटीबायोटिक देने का फायदा नहीं होता। तो ये फैसला कि किस मरीज को एंटीबायोटिक की जरूरत है ये डॉक्टर करता है, और एक्चुअली जो मेजॉरिटी मरीज होते हैं गैस्ट्रोएंटराइटिस के, उनको एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती। उन्हें जरूरत होती है पानी और नमकियात को पूरा करने की। अच्छा, जो चीज घर में की जा सकती है इसके अंदर वो ये है कि निमकोल मिला पानी या ओआरएस मिला पानी मुयसर है। बच्चे बाज़ औक़ात उसके टेस्ट को पसंद नहीं करते, तो बच्चों के लिए मुख्तलिफ टेस्ट के साथ ऑरेंज फ्लेवर में, मुख्तलिफ फ्लेवर्स में बने बनाए सोल्यूशंस, पीडियालाइट वगैरह इस तरह के सोल्यूशंस जो हैं वो मुयसर होते हैं। फिर सूप का इस्तेमाल किया जा सकता है, यखनी का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें पानी भी है, उसके अंदर नमक भी है। अगर बिलफर्ज दूर दराज के इलाके जहाँ पे ओआरएस नहीं मुयसर, तो वहाँ पे वो घर में भी कर सकते हैं कि चीनी, नमक और पानी में मिला के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है हमारा तो मौसमी मशरूब है स्कंजबीन जो हम बनाते हैं, लीमू, पानी और उसके अंदर नमक और चीनी मिला के, तो वो भी इसके अंदर बहुत फ़ायदेमंद हो जाती है। और जो लोग इसका शिकार हो जाते हैं फिर उनको डाइट बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से उनका ख्याल रखना पड़ेगा। बड़े लोग फिर क्या इस्तेमाल करें इसके हवाले से? नरम ग़िज़ा खानी चाहिए, किस तरह की ग़िज़ा खानी चाहिए? बिल्कुल नरम ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए, यानी नमक हो उसके अंदर, उस ग़िज़ा के अंदर। चावल इस्तेमाल कर सकते हैं, उबले हुए चावल, खिचड़ी हमारे यहाँ बनाई जाती है वो इस्तेमाल की जाती है।
बाज़ लोगों में ये होता है कि वो एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो है वो तो ठीक हो जाता है, मगर उसके बहुत अरसा बाद तक वो मुख्तलिफ अलामात, पेट में दर्द, बदहज़मी, गैस की शिकायत करते हैं। अच्छा, उसकी वजह एक ये भी होती है कि हमारी जो आंतें हैं उसके अंदर जो खुलिए हैं उनके सरफेस पे ऐसे एंजाइम होते हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों को हज़म करने में मदद देते हैं। मिसाल के तौर पे दूध को हज़म करने में, दूध से बनी चीज़ों को हज़म करने में। जब एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है तो वो एंजाइम जो हैं वो ज़रा ऊपर नीचे हो जाते हैं। उसका प्रॉब्लम ये होता है फिर कि बाज़ लोगों को दूध हज़म नहीं होता। तो उसमें एक तरीका ये किया जा सकता है कि अगर गैस्ट्रोएंटेराइटिस के बाद किसी को हाजमे का प्रॉब्लम हो रहा है, गैस हो रही है, तो कुछ देर के लिए अगर वो दूध का इस्तेमाल तर्क कर दें तो ये चीज़ें बेहतर हो सकते हैं। वही कहेंगे कि एहतियात ही है जो आपकी सेहत को भी बचाएगी और आपको भी बचाएगी, और जितने भी हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों का जितना आप ज़्यादा ख्याल रखेंगे उतना ही बेहतर है। डॉक्टर मोहम्मद ज़मान खान साहब हमारे साथ मौजूद है, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है। जिन्ना हॉस्पिटल से आपका ताल्लुक है सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। और आपसे भी जनाब यही दरख्वास्त है कि अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, बाहर से ना खाइए, ज़्यादा बेहतर है। वही चीज़ें आप घर पर भी बनाकर खा सकते हैं, और अपना जो चटखारा है, मतलब वो जो हमें एक आदत पड़ी हुई है, उसको भी आप कम कर सकते हैं घर से बनी हुई चीज़ें खाकर। या वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागल लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करते हैं मोहलिक कोरोना वायरस और उसके हमारी जिंदगियों पर असरात के हवाले से। तो कोरोना की वबा कारोबारी तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम के लिए खासी नुकसानदेह साबित हुई है। गुज़श्ता 1.5 साल के दौरान लगने वाले लॉकडाउन और मुल्क की मईशत के हवाले से पैदा होने वाली गैर यकीनी सूरत हाल के बाइस नए कारोबारी हजरात, बिलखसूस छोटे कारोबार और स्टार्टअप्स खासी परेशानी का शिकार रहे, और बाज़ ने तो कारोबार तक बंद कर दिए। स्टार्टअप्स के लिए अपनी नई कंपनीज और प्रोडक्ट चेन को कायम रखना खासा मुश्किल रहा है बहुत से लोगों के लिए। लॉकडाउन के बाइस ऐसे बिजनेसेस आइडियाज नाकाम हुए जो आम हालात में निहायत ही कामयाब रहते थे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोरोना वबा के दौरान तमाम कारोबारी स्टार्टअप्स ही नुकसान में रहे हैं। कई ऐसे ऑनलाइन कारोबार थे जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान ही कई गुना तरक्की की है, जिसमें ऑनलाइन तालीम और सेहत की सहूलियात फराहम करने वाले इदारे और फ्रीलांसिंग शामिल है। मोहलिक वबा ने छोटे कारोबार, खास तौर पर स्टार्टअप्स पर क्या असरात मुरतब किए, कौन कौन से कारोबार कामयाब हुए हैं और कौन कौन से नाकाम हुए हैं, और पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में कारोबार कैसे कामयाब बनाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वहाब यूनिस, है डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट है। वहाब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागल लाहौर में। कैसे आप? थैंक यू, मैं ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। वहाब, हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो स्टार्टअप्स हैं और ऑनलाइन कारोबार का जो रवाज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बोल रहा है या उस उरूज पर पहुंच चुका है कोरोना के इस पेंडेमिक में। लेकिन आप अपने तजुर्बे से बताइएगा कि इस वक्त कौन कौन से जो बिजनेसेस हैं वो कामयाब रहे हैं और कौन कौन से नाकाम हुए? देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा अपने नाजरीन को कि लास्ट 1 साल के अंदर एक तो कोरोना का तो इम्पैक्ट था ही था। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो तकरीबन 35% हमारी ई-कॉमर्स ग्रोथ बढ़ी है। अच्छा, 1 साल के अंदर, जो कि बहुत बड़ा है। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अगर आप रैपिड ग्रोथ करें तो वो ई-कॉमर्स इंडस्ट्री है, जो कि 35% ग्रोथ पे गई है, जिससे ये साबित होता है कि लोगों का जो बाइंग बिहेवियर है वो चेंज हो गया। ठीक है। पहले वो जो है ट्रेडिशनल के थ्रू खुद जाके परचेज करते थे, अब वो एप्स के थ्रू और ऑनलाइन परचेजिंग की तरफ आ गए हैं। ये इस ग्रोथ का मतलब है। ठीक है। तो इससे ये साबित होता है कि अगर ये ट्रेडिशनल चेंज हो रहा है तो इसके साथ साथ फिर दूसरे मौके भी और भी बढ़े हैं, जो कि ऑनलाइन की शक्ल में। तो ये ग्रोथ का एक सबसे बड़ा आंसर है। तो कौन कौन से आपको लगता है जो कारोबार हैं वो इस वक्त उनको बूस्ट मिला है, कौन से कारोबार हैं जो मतलब नाकाम हो गए हैं? देखिए, अगर मेरा पर्सनली मानना ये है कि कोई भी कारोबार नाकाम नहीं हो सकता अनटिल अनलेस उसके अंदर आप इनोवेशन ना डालें। अब उसमें इनोवेशन क्या है? जैसे कि एक फॉर एग्जांपल एक दुकानदार है, उस दुकानदार कपड़े बेचता है, अगर वो उसी को फॉर एग्जांपल ऑनलाइन ले जाए तो वो उसकी ई दुकान बन जाएगी। ठीक है, तो वो कारोबार तो नाकाम ना हुआ। मसला ये हुआ कि उसने राइट टाइम पे क्या अपने आप को डिजिटलाइज किया है। क्वेश्चन यहाँ पे होता है। तो पहली बात है कि बिजनेस कोई भी नाकाम नहीं होता। बिजनेस वही नाकाम होता है जो अपने आप को डिजिटलाइज नहीं करता या अपने आप को एक नए आइडियाज के साथ नहीं आता।
तो इस वक्त जो सबसे बड़ी नाकामी का जो सबसे बड़ा रीजन है बिजनेस का, वो ये है कि वो अपने आप को डिजिटलाइज नहीं कर रहे। अच्छा, मतलब अगर वो डिजिटलाइज कर लेते इस टेन्योर में तो शायद वो कामयाब हो जाते। बिल्कुल, बहुत से बिल्कुल। लोग यही शिकवा कर रहे हैं कि हमारे बिजनेसेस कामयाब, वो यही सोचते रह नाकाम गए हो ना। गए, ठप होकर रह गए कोरोना की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही तो पीछे ये था कि वो डिजिटलाइज्ड ही नहीं हुए, वो दुनिया के साथ नहीं चल, बिल्कुल ऐसे इस वजह भी। से पीछे रह गए। लेकिन अगर कुछ ऐसे बिजनेस जिनको मैं अगर कहूँ जिनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ मिली, उसके अंदर जैसे कि अभी आपने भी बताया कि ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन हेल्थ, इवन के जो जिम भी थे वो भी ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए थे। ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर जिम की हर तरफ चीज़ जा रहे ऑनलाइन पे थे। तो shift जो हो गई ऑनलाइन है। के साथ अपने आप को अटैच करता गया वो नेक्स्ट लेवल पे चला गया। और जो कामयाब स्टार्टअप्स रहे हैं, आपको क्या लगता है उन्होंने क्या मतलब ऐसे टिप्स इख्तियार की या क्या ऐसी चीज़ें इख्तियार की कि वो अभी तक सरवाइव कर रहे हैं, सर्वाइवल रेट उनका ऊपर ही है? देखिए, किसी भी स्टार्टअप की कामयाबी के पीछे सबसे पहले जो चीज़ होती है वो उसका आइडिया होता है। ठीक है, अगर आइडिया मार्केट डिमांड को देख के अगर बनाया जाए तो वो कभी भी नाकाम नहीं हो सकता। जैसे कि सबसे पहली चीज़ है कि अगर हम कोई ऑनलाइन एजुकेशन को ही देख लेते हैं कि अगर कोई इस आइडिया के साथ आया हो कि मैंने अपने आप को अपने सारी चीज़ों को ऑनलाइन करके एजुकेशन वर्क फ्रॉम जो है वो स्टडी फ्रॉम होम करवा दे, तो वो आइडिया मार्केट की डिमांड को देखते हुए ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से वही स्टार्टअप्स इस पूरे टेन्योर के अंदर कामयाब हुए हैं जिन्होंने आइडिया के ऊपर काम किया और उस आइडिया की बेस के ऊपर उन्होंने आपको डिजिटल मीडिया के थ्रू अपने आप को वो है अपलिफ्ट कर चुके हैं। और दूसरा, क्या आपको ये भी लगता है कि जो बहुत से लोग हैं नाकाम होते हैं इस टेन्योर में जो हुए हैं, वो इस वजह से भी हुए हैं कि उनकी मुनासिब रिसर्च नहीं थी या उन्होंने वो जो पेपर वर्क और रिसोर्सेज नहीं थे उनके पास? ये भी फैक्टर हो ये सकता भी है? उनमें से एक फैक्टर तो हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी जो मेन चीज़ होती है उनकी नाकामी की कि वो उन्होंने अपने आप को सही टाइम पे मॉडिफाई नहीं किया। क्योंकि बहुत से ऐसे आइडियाज थे जो आम दिनों में तो उनके बड़े अच्छे चल रहे थे, लेकिन वो उसमें उस पीरियड पैंडेमिक के अंदर वो चल वो नहीं नहीं सके। चले, वो तो इस एकदम वजह ही से ठप वो एक होकर सबसे बड़ी रीज़न थी कि वो अपने, और इसमें काफ़ी छोटी कंपनीज नहीं, इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो भी इसी के अंदर, जैसे कि आपका जितना भी कुछ तो फैक्टर ऐसे थे ना, जैसे कि जिसको तो आप पकड़ ही नहीं सकते, जैसे टूरिज्म और ट्रैवल के हो गया, उस पे तो आप ऑनलाइन भी कुछ नहीं कर सकते ना। exactly। वो तो कुछ ऐसी इंडस्ट्री थी जैसे हॉस्पिटैलिटी हो गई इंडस्ट्री, तो ये कुछ ऐसी इंडस्ट्री थी जिन पे कुछ नहीं हो सकता था। फिर वो यही था कि वो अपने आप को बिजनेस को चेंज करते। तो ये तो दो तो ऐसे इंडस्ट्रीज थे जो कि बिल्कुल ही इसके अंदर जीरो होगी। इसके अंदर सारा फैक्टर रिसोर्सेज के अलावा भी कुछ एक्सटर्नल फैक्टर पैंडेमिक की शक्ल में भी थे। तो आप क्या मशवरा देते हैं, मतलब अगर बहुत से लोग हमें देख भी रहे होंगे, नौजवान नस्ल भी हमें देख रही होगी, कि मतलब अगर किसी बंदे ने अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो उसको क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी, उसको क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, कौन कौन से स्किल्स चाहिए होते हैं इसमें? देखिए, आजकल के टाइम के अंदर तो यकीन करें बिजनेस स्टार्ट करना दुनिया का सबसे आसान काम है। अच्छा, लोगों को तो बहुत मुश्किल लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन अभी मैं जैसे अब आपको बताने लगा हूँ कि क्यों आसान काम है। पहले आज से अगर 15-20 साल पहले चले जाते, जब सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, उस वक्त मुश्किल कहा जा सकता था क्योंकि एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होती थी। अब आपको सिर्फ और सिर्फ अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो दो चीज़ें रिक्वायर है। नंबर 1, आपको डिमांड को देखते हुए एक आइडिया आपने उठाना है और उसके ऊपर आपने स्किल सीख के उसको एग्जीक्यूट कर देनी, क्योंकि अब तो वो ज़माने रहे ही नहीं कि आपने 10 करोड़ की दुकान के ऊपर इन्वेस्ट करने के बाद बिजनेस स्टार्ट करना है। अब अगर आपने एक आइडिया सोचा है कि मैंने फॉर एग्जांपल ऑनलाइन चीज़ें बेचनी है, ये एक आइडिया है, और उसके ऊपर आपने स्किल ये सीख ली कि आपने उसके ऊपर कैसे डिजिटली अपने आप को बेचना, और ये स्किल है। और आप ऑनलाइन अपनी प्रोडक्ट शॉप बना के, वेबसाइट क्रिएशन एक स्किल है, वो आप करके अपने आप को मार्केट करके मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरी यंगस्टर को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरा मैसेज ये है कि वो अब उनके लिए मौके बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हुए हैं, इसलिए तो हम फ्रीलांसिंग के अंदर 4th नंबर पे आ चुके हुए। आप कुछ भी अगर नहीं कर सकते तो आप अपनी ऑनलाइन डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी खोल लें, आप ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज देना लग जाए, आप वर्डप्रेस की स्किल, ये सब स्किल्स है। इसके लिए 1% भी किसी भी इन्वेस्टमेंट की, किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं, सिर्फ टाइम और स्किल वो आप करें और आपका बिजनेस ओपन हो गया। स्किल को ढूंढने के लिए भी तो कोई इदारे मौजूद होने चाहिए जो हमारे अंदर से उसको एक्सप्लोर करे कि आप ये कर सकते हैं। क्या आपको लगता है जो हमारे तालीमी इदारे हैं वो हमें काम करने के वाले से तैयार कर रहे हैं? मतलब अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की तरफ ही देखें तो जो नौकरी पेशा लोग हैं, क्या हम उन्हें ह्यूमन रिसोर्स पैदा कर रहे हैं? हम लोग उनको इतना स्किल्ड कर रहे हैं कि जब वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकले तो वो बिजनेस कर सके, वो सिर्फ 9 to 5 जॉब ना कर सके? देखिए, अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं
तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ पर अभी भी मिस्टर चिप्स ही पढ़ाई जा रही है। Exactly. जो कि मेरे वाले साहब ने और उनके वाले साहब ने, उनके वाले साहब ने शायद पढ़ी हो। ठीक है, तो पहली बात है कि हमें अब इस निज़ाम को थोड़ा सा, और क्योंकि जब वो बच्चा जब मार्केट में निकलता है तो वो प्रैक्टिकली वो चीज़ों को नहीं देखता जो कि वहाँ पर बताई जाती है, और फिर वो मार्केट में मार खा के गोल होके फिर वो चीज़ों को सीख रहा होता है। तो पहली तो बात ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी 90%, मैं 100% नहीं कहूँगा, 90% यूनिवर्सिटी में उस तरह का मेयार नहीं है जो कि होना चाहिए। इसी वजह से इस तरह के शॉर्ट स्किल्स सिखाने वाले मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट खुल चुके हुए हैं। जैसे हमारा भी इदारा है PNY ट्रेनिंग्स के नाम से, हमारे 100+ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें शॉर्ट कोर्सेज हम करवा के बच्चों को 9 to 5 के बाद इस काबिल बना देते हैं कि अब वो अपनी फ्रीलांसिंग या कोई भी ऑनलाइन स्टोर या ऑनलाइन जॉब या वर्क फ्रॉम होम करके एक्स्ट्रा मनी कमा सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग होते हैं वो जॉब से डबल कमा रहे होते हैं अपनी 4 घंटे की वर्क फ्रॉम होम। ही है, और बहुत से ऐसे भी लोग हमने देखे हैं जिन्होंने MBA भी किए होते हैं और वो फिर भी नौकरी की तलाश में स्किल है ना, स्किल, अब स्किल को एक नई डिग्री कहा जाता है। अब ये एक डिग्री की ही फॉर्म क्रिएट हो चुकी हुई है, तो स्किल पे काम करना चाहिए। एजुकेशन अपनी कंप्लीट करें, ये जरूरी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि उसके साथ कम से कम एक स्किल जरूर सीखें। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आप भी काम कर रहे हैं इस हवाले से, स्किल्स डेवलपमेंट के हवाले से, तो क्या क्या स्किल्स आप लोग सिखाते हैं बच्चों को? देखिए, हमारी जो मेन फोकस होता है वो बच्चों को हम मनी मेकिंग स्किल सिखाते हैं। मनी मेकिंग स्किल का ये मतलब होता है कि हमारे पास से बच्चा 1.5 मंथ का या 2 मंथ का कोई भी शॉर्ट कोर्स करके अगर निकले तो वो पैसे कमाने के काबिल हो जाए। इसे मनी मेकिंग स्किल कहते हैं। जैसे कि वेब डेवलपमेंट इस वक्त सबसे हॉटेस्ट स्किल है। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, उसका तो इस वक्त बूम आया हुआ है। हर छोटे से छोटे दुकानदार से लेके हर बड़े से बड़े बिजनेस टाइकॉन तक उसको डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज चाहिए अपने बिजनेस के लिए। ग्राफिक डिजाइनिंग फीमेल्स के लिए बेस्ट स्किल है। इसलिए मैं उनको रेकमेंड करता हूँ क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है कि वो वर्क फ्रॉम होम या अगर मदर्स हैं वो इजीली कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग भरी पड़ी हुई है, ऐसे हर जो इस वक्त वेबसाइट को, गूगल को, आपको कंटेंट राइटिंग के बगैर आप नहीं चल सकते। आपके पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की स्किल है। तो इस तरह की कई ऐसी स्किल्स हैं जो कि अगर आप इसमें से कोई भी एक अडॉप्ट करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप विद इन 6 मंथ पैसे कमाने के काबिल ना हो जाए। आपने जैसे कहा कि छोटे छोटे इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं जो बच्चों को स्किल्स सिखा रही हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक सरकारी सतह पर भी मतलब बनाने चाहिए इस तरह के इदारे जो बच्चों को सिखाए, क्योंकि आगे डिजिटलाइजेशन का ही दौर है। हमारे बच्चे जब तक इस तरह की टेक्नोलॉजीज नहीं सीखेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा तो मेरा ये मानना है कि हमें स्कूल लेवल से ही इस स्किल को ले आना चाहिए। पहली बात है कि बच्चों को ABC तो सिखाएं, लेकिन साथ कोडिंग भी सिखाएं, साथ गेम डेवलपमेंट सिखाएं, साथ ग्राफिक के टूल सिखाएं। मैं तो इन चीज़ पे बिलीव करता हूँ। लेकिन फिर भी अभी अगर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गवर्नमेंट काफ़ी हद तक इस पे काम कर रही है। अच्छा। कुछ ऐसे इदारे हैं जैसे कि प्लान 9 हो गया, प्लान X हो गया, ये जो है मार्केट से यंगस्टर्स को उठाते हैं, उनको पे भी करते हैं और पे करने के बाद उनके पास स्पेस देके उन आइडिया पे इन्वेस्टमेंट भी करवा के देते हैं। और इसके अलावा कामयाब नौजवान प्रोग्राम के थ्रू भी गवर्नमेंट जो है काफ़ी हद तक कोशिश कर रही है। तो गवर्नमेंट के अदारे मौजूद हैं जो कि काम कर रहे हैं, लेकिन इस पे अभी भी बहुत गैप मौजूद है जो कि फिल होने वाला है, क्योंकि रूरल एरियाज तक बहुत मुश्किल से चीजें जा रही है। exactly. तो वो एक गैप अभी भी बहुत है। लेकिन ये प्लान 9, प्लान X और जो है कामयाब नौजवान प्रोग्राम के थ्रू गवर्नमेंट जो है फैसिलिटेट कर रही है। और हम देखते हैं नवाब के इस वक्त बहुत से लोग अब यूट्यूब चैनल्स भी बना रहे हैं और उसमें भी कामयाब नहीं हो पा रहे। यूट्यूब चैनल में मतलब इसमें क्या स्किल्स चाहिए और क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे, उसमें क्या वजूहात है लैक करने की? क्या अच्छा कंटेंट नहीं बना रहे, पैदा नहीं कर रहे? सबसे पहले तो लोगों को जो है ना ये समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर गूगल ने यूट्यूब को लीगल तो करार दे दिया हुआ है कि उसकी मोनेटाइजेशन सिस्टम को, जहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं, उसको मोनेटाइजेशन सिस्टम कहते हैं। वो लीगल तो है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि वहाँ पर सिर्फ अकाउंट क्रिएट करके अप्लाई करके उसको अप्रूव करवाने के बाद असल फैक्टर वहाँ से स्टार्ट होता है कि आपने एक ऐसा कंटेंट, और सबसे बड़ी चीज़, सबसे उससे भी ऊपर वाली चीज़, सब्र, पेशेंस के साथ आपने चलना होता है। वो ये समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट गलत बना हुआ है कि आपने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया और अगले दिन ही लाखों रुपए आने लग जाएगा। ये कॉन्सेप्ट इंतहाई गलत है। इसके ऊपर आपको अच्छा कंटेंट, थोड़ा सब्र और व्यूज इंक्रीज करने की स्ट्रेटजीज के साथ काम करना पड़ता है। अच्छा। अगर आप इसकी मैं लोकल एग्जांपल आपको दूं जिसको गूगल ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया है, वो है हमारी ये जो एक यूट्यूब चैनल है जो देसी खाने बनाता है, विलेज सीक्रेट्स के नाम से।
ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है, सदीकी इसका नाम है, सादिक या सदीकी, मुझे करेक्ट नाम नहीं पता, लेकिन इसके चैनल का पता है। तो माशाल्लाह गूगल भी उसको वो क्या करता है कि वो विलेज के अंदर खाने बनाता है अपने घर के अंदर, और उसको वो यूट्यूब पर डालता है। 3 मिलियन उसके सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और वो अब इस वक्त उसकी अर्निंग माशाल्लाह बहुत अच्छी होगी, और गूगल ने भी उसको जो अप्रिशिएट किया। तो अगर आपका कंटेंट अच्छा है, अगर आप एक यूनिक आइडिया के साथ, एक यूनिक कंटेंट और सब्र के साथ काम कर रहे हैं, तो आप पैसे कमा सकते हैं। अदरवाइज फिर क्या होता है कि जल्दबाजी के अंदर फिर वो जो पर्सन है वो डिस्पॉइंट, वो कहता है जी इससे तो पैसे नहीं कर, लेकिन एक्चुअली में उसमें आपको व्यूज के साथ साथ थोड़ी सी कंटेंट पे भी काम करना पड़ता है भी और अच्छा टाइम लगता है। और आजकल तो हम देख रहे हैं कि कंटेंट ऐसा आ रहा है, प्रैंक्स चल रहे हैं डिजिटल, मतलब यूट्यूब पे सिर्फ व्यूज के खातिर इस तरह के प्रैंक्स चल रहे हैं कि अखलाकियात से भी बाहर निकल जाते हैं हम लोग। बिल्कुल ऐसे। तो इस तरह की चीजें फिर तो ठीक नहीं है ना, आप नहीं, बिल्कुल अखलाकी तौर पे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अब इसके ऊपर जो है वो काफी हद तक गवर्नमेंट एक्शन भी ले रही है, आपके सामने भी काफी एक्शन भी शुरू। तो वो व्यूज की जंग के अंदर जरूर होते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सब्र कर लें और अच्छा कंटेंट डालें जिससे लोगों को बेनिफिट हो। जैसे कि लाजमी नहीं है कि आप प्रैंक करेंगे तो आपको व्यूज मिलेंगे, आप अच्छे प्रैंक्स भी हो सकते हैं, आप एज ए ब्यूटी एक्सपर्ट या ब्यूटी आर्टिस्ट भी आ सकते हैं, आप एज ए जो है मुख्तलिफ व्लॉगर भी आ सकते हैं, रिव्यू दे सकते हैं, स्पोर्ट्स कार पे रिव्यू दे सकते हैं, आप अपनी कोई स्किल के ऊपर लोगों को बेनिफिट टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकते हैं। तो लाजमी नहीं है कि आप प्रैंक करेंगे तो वो सारे यूट्यूबर कामयाब हैं। ये जो मैंने आपको पाकिस्तान का टॉप यूट्यूबर बताया है, ये कोई प्रैंक नहीं करता, ये खाने बनाता है। मतलब उसने अपना स्किल एक दिखाया और वो लोगों को पसंद आया और वो अब कामयाब है, बढ़ाता जा रहा है। और दूसरा हम देख रहे हैं कि अब तो अमेज़न भी आ गया पाकिस्तान में, उसकी वजह से हम लोगों का जो ई कॉमर्स में कितना बूस्ट मिलेगा हमें इसकी वजह से। देखें, एक तो अमेज़न जो पाकिस्तान में आया है, इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होने जा रही है, क्योंकि अमेज़न का मतलब ये है, और अभी मैं पढ़ रहा था कि बहुत जल्दी गवर्नमेंट इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रही है कि अब वो ई पेमेंट्स को भी लॉन्च करने जा रही है। इनके पाकिस्तान के अंदर बहुत जल्दी पेपॉल जो है बिल्कुल आने वाला है इंशाल्लाह। एप्पल पे जो एंड्रॉयड पे, ये भी एक पेमेंट गेटवेज हैं, इनके थ्रू भी अब ये पाकिस्तान के अंदर आने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह ये बहुत ही एक अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए कि अमेज़न जो है पाकिस्तान उसकी लिस्ट में आ चुका है। और इस वक्त आने वाला टाइम पाकिस्तान के अंदर आईटी और ई कॉमर्स इंडस्ट्री का बहुत बूम है। जैसे कि मैंने अभी बताया, सिर्फ तकरीबन 1 साल के अंदर 35% का जो है वो अप गया है, बूस्ट गया है। और इस वक्त हमारी जो इंडस्ट्री है वो $1 बिलियन के ऊपर पहुंच चुकी है, जो कि अभी कम है वहाँ अब ये अमेज़न आने के लिए। मतलब जो हमारे अभी देख रहे हैं जिनको नहीं पता कि अमेज़न है क्या है और वो किस तरह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह उससे पैसा कमा सकते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? 2 तरीके से आप अमेज़न के ऊपर जो डायरेक्ट तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं। एक तो ये है कि आप उसका सेलर अकाउंट ले लें। सेलर अकाउंट ये होता है कि मैंने अमेज़न के ऊपर एक दुकान खोल ली और मैं अपनी प्रोडक्ट को जो है ना उसके ऊपर सेल करके लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा तरीका जो मेन तरीका है, वो वैसे तो तरीके काफ़ी है लेकिन ये 2 मेन तरीके हैं। दूसरा है कि आपके पास अगर प्रोडक्ट नहीं है, उसके ऊपर थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है दुकान खोलने पे और उस तरह उसके सेलर अकाउंट को अप्रूव करवाने पे इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आप वो नहीं कर सकते, आप स्टूडेंट हैं, आप चाहते, या आप ऐसे हैं कि आप अभी इस पे काम करना चाह रहे हैं और जल्दी पैसा कमाना चाह रहे हैं, तो उसमें फिर VA की एक ट्रेनिंग होती है जिसे वर्चुअल असिस्टेंस कहते हैं। यानी कि आप अमेज़न के ऊपर अगर आप VA की ट्रेनिंग, जो कि हम भी करवाते हैं और बाकी भी ऑनलाइन भी काफ़ी इदारे करवा रहे हैं, आप कहीं से भी वो ट्रेनिंग लेके उस VA की ट्रेनिंग को यूटिलाइज करते हुए आप फौरन से पहले अमेज़न के ऊपर एज ए मार्केटर काम करके पैसा कमा सकते हैं। और क्या बहुत से लोग कहते हैं कि हम मतलब किस तरह बनाए अमेज़न पर जाकर अपना जो अकाउंट है उसके लिए क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं, उस हवाले से क्या कहेंगे? जी, उसके लिए काफ़ी कुछ चेक लिस्ट है। मतलब जैसे कि थोड़ा सा आपको गाइड करता चलूँ कि आपको उसमें सबसे पहले तो आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का स्टेटस चाहिए होता है, उसके अंदर आपको फिर NTN रिक्वायर्ड होता है। मतलब कुछ ऐसी डॉक्यूमेंटेशन है और जिसके अंदर आपको अगर ये फुलफिल करते हैं और उसमें आपको कोई प्रोडक्ट सबसे पहले सिलेक्ट करनी पड़ती है और प्रोडक्ट हंटिंग के बाद आप अपनी कंपनी को उसके ऊपर रजिस्टर्ड करवा के और आप फिर प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। और इजीली अब तो हम पाकिस्तान में जी अब मौजूद है तो वो कोई मसला नहीं। और आप इसको अगर जैसे कि हमारा अदारा है PNY ट्रेनिंग के नाम से, आप हमारे पास भी आके कॉल करके पूछ सकते हैं, हम आपको पूरा गाइड करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और वहाब यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद है, डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट है। वहाँ बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं और आपसे भी बहुत ज़्यादा हमने बातें कर ली, बल्कि आपको बहुत ज़्यादा टिप्स दे दिए कि आप किस तरह अपना स्टार्टअप या अपना जो ऑनलाइन बिजनेस है उसको बूस्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक ही मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि पेशेंस के साथ कोई भी चीज़ अगर करनी है तो पेशेंस
रखना अपने अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और भी आपसे बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो आज के दौर में एक भरपूर जिंदगी गुजारने के लिए जहनी और जिस्मानी तंदुरुस्ती इंतहाई ज़रूरी होती है और सेहतमंद जिंदगी गुजारने में मुनासिब और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक का इस्तेमाल नागुज़ीर है। लेकिन आजकल खालिस और मिलावट से पाक ग़िज़ा ढूंढना भी किसी इम्तिहान से कम नहीं है। हर चीज़ में किसी न किसी हद तक मिलावट ज़रूर पाई जाती है, जिसकी वजह से ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करना मुश्किल हो जाता है, जिसके बायस ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के हम डाइटरी सप्लीमेंट्स की ज़रूरत हमें पड़ती है। लेकिन कौन सा डाइटरी सप्लीमेंट इस्तेमाल किया जाए, उसका इंतखाब करना खासा मुश्किल काम होता है, क्योंकि डाइटरी सप्लीमेंट्स के हवाले से काफ़ी इबहाम भी पाया जाता है। हर्बायोटिक्स एक ऐसी कंपनी है जो फूड सप्लीमेंट के एक वाइड रेंज ऑफर करती है। कौन कौन से फूड सप्लीमेंट्स हमारे ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरे करने के लिए मुफीद है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैम, है बिजनेस डेवलपमेंट हेड हैं हर्बायोटिक्स की। सैम, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? आई एम फाइन, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सैम, ये हमें बताइएगा, मतलब जिस तरह के आजकल हालात चल रहे हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से उनका रवाज आ चुका है, हर कोई डाइटरी सप्लीमेंट्स की तरफ जा रहा है, तो ये क्यों होते हैं और हमें इनकी क्यों ज़रूरत पड़ती है? Basically, Muniba, dietary supplements are the nutrients which we use to supplement our diet. ठीक है। It consists of vitamins, minerals, herbs, fatty acids and amino acids. ये सारी चीज़ें मिलके dietary supplements बना रही होती हैं। अब डाइटरी सप्लीमेंट है क्या और इसकी हमें ज़रूरत क्यों है, हर बॉडी को इसकी नीड क्या है, ये समझना और इसकी अवेयरनेस लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों को अवेयर करना कि व्हाट आर दी डाइटरी सप्लीमेंट्स और हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत क्यों है। Basically, dietary supplements are the alternative medicines. These are not the medicines. ठीक है। लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि these are the pharmaceutical products. These are the medicines और इनके medicines की तरह के side effect होंगे. Basically, these are not the medicines. These are the nutrients which our body needs to function properly. तो जिस तरह हम खाना खाते हैं, हम अपना पेट भरने के लिए खाना खाते हैं सुबह दोपहर शाम, इसी तरह हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को अच्छा परफॉर्म करने के लिए और अच्छे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए उनको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, विटामिन्स एंड मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो डाइटरी सप्लीमेंट्स उन तमाम न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करते हैं बॉडी को ताकि वो अच्छे से फंक्शन कर सके। मतलब हम जो खाना खा रहे होते हैं, जो उनसे हमें ग़िज़ाइयत या न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होते, हम वो ये डाइटरी सप्लीमेंट्स लेने की वजह से पूरे कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जो हमारी डाइट है आजकल की, एज यू नो, कि हम लोग प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, हमारी इतनी सफिशिएंट डाइट नहीं है, हम प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे होते, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है और डेफिशिएंसी की वजह से डिफरेंट सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं, हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं, हमारे स्किन, हेयर एंड नेल्स का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं, हमें ओवरऑल हम बहुत ज्यादा डाउन फील करते हैं, वीकनेस हो जाती है, टायर्डनेस हो जाती है, हमें डिफरेंट तरह की इंडिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं विच लीड्स टुवर्ड्स अ मेजर डिजीज, जैसे हमें डायबिटीज हो जाती है, हमें हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीजेस, ओबेसिटी, इस तरह के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। हमें इस तरह की बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाने के लिए फिर ये कितना अपना जो कहते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये डाइटरी सप्लीमेंट्स जो होते हैं हमारी डाइट में? डाइट तो जैसे आप ले रहे हैं मुनीबा वैसे ही लेनी है। लोग जो है, कुछ लोग हेल्दी डाइट लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसकॉन्सेप्शंस हैं। कुछ लोग जो हैं वो प्रॉपर डाइट ले रहे होते हैं, ठीक है, हेल्दी डाइट ले रहे होते हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, मिल्क ले रहे हैं, सारी चीजें ले रहे हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा कर रहे हैं, वो पूरी कर रहे हैं। और कुछ लोग जो हैं वो हमारे जैसे लोग कुछ ऐसे हैं जो फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं और हमारी डाइट इतनी अच्छी नहीं होती, इतनी प्रॉपर डाइट नहीं होती कि हमारे में न्यूट्रिएंट्स जितने हमें रिक्वायर हैं उतने हम ले सकें। ठीक है। अच्छा, दोनों लोगों के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है डाइटरी सप्लीमेंट। अच्छा, चाहे एक बंदा हेल्दी डाइट भी ले रहा है, देखिए वो डाइट ले रहा है, वो वेजिटेबल्स एंड वो फ्रूट्स ले रहा है, बट वो आप देखें कि उनका सोर्स क्या है, वो भी आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किए होते हैं और फिर स्प्रेज एंड ऑल सारी चीजों से जितनी उन चीजों में विटामिन्स या मिनरल्स होने चाहिए वो चीज़ें भी लैक कर रही हैं। उतने मतलब खाने से, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लेने से भी हम उतने प्रॉपर या आरडीए जितनी हमारी डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन्स एंड मिनरल्स को इनटेक करने की, वो पूरी नहीं कर पा रहे। अच्छा। सो बोथ केसेस में, चाहे हमारी डाइट अच्छी है, चाहे हमारी हेल्दी डाइट नहीं है,
वी हैव टू टेक द डाइटरी सप्लीमेंट्स। ये सबको क्लियर करना है सब लोगों को कि यार हमें डाइटरी सप्लीमेंट्स इज द नीड ऑफ द डे, और हमें ये डेली लेना ही है, इसे हमें अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाना है, और अब बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है हमें ये सप्लीमेंट्स लेना। दूसरा मुझे अपनी कंपनी के बारे में, हर्बियोटिक्स के बारे में बताइएगा कि आपकी इस कंपनी में कौन कौन से और किस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मौजूद हैं। Muniba, we are basically the leading nutraceutical company, the leading vitamin selling brand in Pakistan. We have the entire range, complete range. हमारे पास women's health के सारी dietary supplements हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मल्टी वाइटामिन्स, मल्टी लाइफ के नाम से हमारा है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स हमारे सामने पड़े हुए हैं। सारी हैं। मल्टी लाइफ इज अ मल्टी वाइटामिन फार्मूला विच कंटेन्स 22 विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो जितनी भी न्यूट्रिशनल नीड है फीमेल के रिगार्डिंग, यू नो कि फीमेल को डेली बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने होते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, हमारी एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाती है, सो हमें हर दिन अच्छा परफॉर्म करने के लिए और एक्टिव रहने के लिए विटामिन चाहिए होते हैं। सो मल्टी लाइफ उन लोगों के लिए है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है या नहीं भी है, तो उनको एक्टिव रहने के लिए, एनर्जेटिक रहने के लिए, अपनी वीकनेस एंड टाइटनेस को ओवरकम करने के लिए ये मल्टी वाइटामिन लेने, ठीक है। और फीमेल हेल्थ में हमारे पास फर्टिलिटी की कुछ सप्लीमेंट्स है, हार्मोनल बैलेंस के लिए है, यू नो कि फीमेल्स को हार्मोनल बैलेंस का भी बहुत ज़्यादा इशू है, और आजकल बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है बिकॉज ऑफ पुअर डाइट्स, ठीक है। तो ये हमारी कंप्लीट रेंज है फीमेल हेल्थ की। इसी तरह मेल हेल्थ में भी मतलब दोनों को आप लोगों ने टारगेट किया हुआ है। हाँ। दोनों को किया हुआ है, इवन किड्स हेल्थ को भी। अच्छा, किड्स में भी है? किड्स में भी मल्टीविटामिन है, मल्टीविटामिन सिरप है, मल्टीविटामिन की टैबलेट्स हैं। उसमें ये होगा कि सारे वो विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं जिनकी बच्चों को जरूरत होती है, यू नो कि बच्चों को भी हम प्रॉपर सफिशिएंट डाइट नहीं दे रहे जिससे उनकी डेली नीड्स पूरी हों, उनकी ग्रोथ हो, प्रॉपर डेवलपमेंट हो, उनकी हाइट इंक्रीज हो और उनके ब्रेन फुली डेवलप करें, ऐसा कुछ हो नहीं रहा होता। तो फिर हमें उनको शिफ्ट करना है ये सप्लीमेंट्स पे कि वो भी डेली सिरप लें या टैबलेट्स लें ताकि उनकी नीड्स भी पूरी हों। बच्चों के हवाले से जिस तरह आपने बताया कि उनके भी सप्लीमेंट्स है, कौन सी एज से उनको देने शुरू कर देने चाहिए? 4 ईयर्स से स्टार्ट कर दें, 4 ईयर्स टू 16 ईयर तक ले सकते हैं बच्चे। अच्छा। और उसके बाद फिर जो है वो आपके एडल्ट एज के शुरू हो जाते हैं आपके सप्लीमेंट्स, ठीक है। मुझे बताइएगा सैम के जो हर्बियोटिक्स है ये तमाम मुल्कों में है मौजूद? हर्बियोटिक्स अभी फिलहाल इट्स नेशनल ब्रांड और अभी पाकिस्तान में ही है। We are available in all chain pharmacies and pharmacies in Pakistan, और हम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हमारी वेबसाइट भी है that is herbiotics.com.pk, वहाँ पे भी कस्टमर ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं। अच्छा। आप फार्मेसी से भी जाके बाई कर सकते हैं, हम जितनी भी लीडिंग चेन फार्मेसीज हैं हम लोग वहाँ पे अवेलेबल हैं। और लोग ये प्रोडक्ट्स मतलब वैसे भी खरीद सकते हैं और ऑनलाइन भी आके उनको इजीली दस्तयाब होगा। ऑनलाइन इसलिए ज़्यादा थोड़ा अच्छा हो जाता है कि हमारे वी हैव द प्रॉपर टीम, हमारे पास डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है, फार्मासिस्ट हैं, तो कोई भी बंदा, कोई भी पेशेंट, कोई भी कस्टमर हमें कॉल करता है तो अपनी इंडिकेशंस, अपने सिम्टम्स बताते हैं, तो हम उन्हें प्रॉपर्ली गाइड कर पाते हैं कि ये आपके सिम्टम्स हैं और आपको ये सप्लीमेंट्स लेने हैं। अच्छा। तो ये एक ऑनलाइन का एक मतलब उनको अच्छा एडवांटेज मिल जाता है। फार्मेसीज पे जाके बाई कर सकते हैं ऑब्वियसली, किसी भी फार्मेसी से जाके बाई कर सकते हैं। और दूसरा हम सैम देख रहे हैं कि आजकल खासतौर पर लड़कियों की शिकायत आ रही है, उनके नेल्स खराब हो रहे हैं, उनकी स्किन खराब हो रही है, उनके बाल खराब हो रहे हैं, तो इस हवाले से भी सप्लीमेंट्स हैं जो उनकी जो ये टेंशन है ये दूर कर सके? बिल्कुल ऐसी है। वी हैव द कंप्लीट ब्यूटी रेंज, हमारे स्किन हेल्थ से रेलिवेंट प्रोडक्ट्स हैं, दैट इज़ वाइट वेट कोलेजन है हमारे पास, हर्बी फैक्टर के नाम से हमारा सप्लीमेंट है विच इज़ वेरी गुड फॉर हेयर, स्किन एंड नेल्स हेल्थ। हमारे बायोटिन के वेरिएंट्स हैं, बायोटिन के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं फॉर हेयर हेल्थ, एज यू नो कि बायोटिन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेयर हेल्थ। अब जैसे मैं हूँ, मैं रोज आके ब्लो ड्राई करवाना है और मेकअप करना है, तो मेरे लिए क्या ज़्यादा इफेक्टिव होगा? हेयर, स्किन एंड नेल्स के सप्लीमेंट। अच्छा। मतलब कंप्लीट पैकेज जिससे आपकी स्किन भी हेल्दी हो रही हो, आपके बाल भी बहुत अच्छे हो रहे हो और आपके नेल्स हेल्थ भी अच्छी हो रही है, दैट इज हर्बी फैक्टर के नाम से हमारा सप्लीमेंट है, तो उससे आपको तीनों बेनिफिट्स होंगे। अच्छा, मतलब ये जितनी भी टेंशन है मेरी तरह और भी जो लड़कियां हमें देख रही हैं उनकी टेंशन दूर होने वाली है इस चीज से। और बहुत से लोग ये भी है कि अफोर्डेबल है या आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगा? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, हमारी प्राइस रेंज तकरीबन 1000 से बिलो ही है। अच्छा। स्टार्टिंग फ्रॉम 950 टू और फिर जाते हैं ये 1700 तक। और अगर इसको स्टार्ट कर दें तो फिर सैम कब तक खाना चाहिए, मतलब लाइफ टाइम आपके साथ चलेगी? दिस इज अ गुड क्वेश्चन। अच्छा। एक्चुअली लोगों को यही बहुत ज्यादा है कि यार ये दवाई है, हम खाएंगे साइड इफेक्ट होंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह हम खाना खा रहे हैं
उससे हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। इसी तरह डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, इन्हें डेली लेना है बिकॉज इनके साइड इफेक्ट्स नहीं है। ठीक है। इससे आपकी न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी हो रही हैं, तो आप डेली लें, आप इसे लाइफ टाइम लें, आप इसे अपनी लाइफ का डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। मतलब इसका साइड इफेक्ट नहीं है, इसका फायदा ही है आपको अगर आप खाएंगे तो। फायदा इसलिए बिकॉज ये न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और उनकी हमारी बॉडी को जरूरत है फंक्शन करने के लिए। और हमें सैम ग्लूकोबैक्स के बारे में बताइएगा कि ये क्या प्रोडक्ट है और ये किस लिए यूज होता है। मुनीबा, आपको पता है कि डायबिटीज बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, हर घर में एक पेशेंट है डायबिटिक पेशेंट। एग्जैक्टली। तो हमारा सप्लीमेंट है ग्लूकोबैक्स, उसमें दैट इज अ सप्लीमेंट फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। ठीक है। अच्छा, उसमें मजे की चीज ये है कि 3 तरह के बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। अच्छा। First of all, it helps manage blood sugar levels. Plus, it's you know कि diabetic को ज़्यादा लेना देना होता है इंसुलिन से, which is an hormone जो आपकी blood sugar को manage कर रहा होता है। आपकी जब भी हम कुछ खाते हैं, इसको मैं थोड़ा easy कर दूं ऑडियंस के लिए कि बेसिकली डायबिटीज़ होती क्या है। हम कुछ भी खाएं और वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जमा हो जाती है, शुगर कंटेंट या कार्बोहाइड्रेट कंटेंट हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। ठीक है। उसमें क्या होता है कि इंसुलिन विच इज़ एन हार्मोन जो आपकी ब्लड स्ट्रीम से आपकी ग्लूकोज को अपटेक करके आपके सेल्स में शिफ्ट करता है ताकि आपके सेल्स जो हैं उसको एनर्जी पर्पस के लिए यूज़ करें और आपकी ब्लड स्ट्रीम में से ज्यादा कंटेंट निकल जाए उसका ग्लूकोज का, और आपके ब्लड शुगर लेवल्स मैनेज हो जाए। exactly. हमारी प्रोडक्ट, हमारा जो सप्लीमेंट है उसमें 3 इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं विच इज क्रोमियम, बायोटिन एंड गार्लिक। इन तीनों का काम ये है कि वो इंसुलिन की प्रोडक्शन को और उसके काम करने की सलाहियत को बढ़ाता है। अच्छा। ताकि मैक्सिमम बॉडी जो है इंसुलिन प्रोड्यूस करे एंड देन इंसुलिन मैक्सिमम जो है वो ग्लूकोज को अपटेक करे फ्रॉम ब्लड और फिर वो शिफ्ट कर दे सेल्स में। तो इससे आपके ब्लड शुगर लेवल जो है वो बहुत अच्छे से मैनेज हो रहे हैं, मेंटेन हो जाएगा। मतलब आप इसका भी साइड इफेक्ट नहीं है, मतलब जो इंसुलिन ले रहे हैं वो भी ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। अच्छा, और इसका सेकंड बहुत ज्यादा अच्छा एडवांटेज ये है कि शुगर के पेशेंट को बहुत ज्यादा वीकनेस, टायर्डनेस, दे फील लेथार्जिक और बहुत ज्यादा डाउन फील करते हैं बिकॉज उनकी बॉडी में वो एनर्जी रहती नहीं, बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। तो इसमें जो विटामिन्स हैं वो आपकी इसको वीकनेस एंड टायर्डनेस को ओवरकम करेंगे, प्लस आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। सो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो डायबिटिक होने के साथ साथ जिनको ये बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे होते हैं कि यार हमारी बहुत ज़्यादा हम वीक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं, हर टाइम टांगों में दर्द है, बॉडी में पेन है। तो इसके जो विटामिन्स हैं इसके अंदर वो सारी उन नीड्स को पूरा करते हैं और फिर आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ ग्लूकोबैक्स इज के इससे क्या होता है कि आपकी डायबिटिक न्यूरोपैथी की सिम्टम भी ओवरकम हो रही है। डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या होती है कि हमारी नर्व एंडिंग जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ डायबिटीज। तो फिर जिससे क्या होता है कि हमारी बर्निंग सेंसेशन होती है, हाथ पाँव में से गर्माइश का निकलना, हमारे हाथ पाँव का सुन्न हो जाना, तो ये सारी चीजें, ये सारी इंडिकेशंस भी ओवरकम हो रही हैं। सो एक सप्लीमेंट को लेने से आपके तीन तरह के बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। वो आपके जो तमाम तर मसाइल हैं उनका एक ही हल है, वो है हर्बियोटिक्स का। एंड वन मोर थिंग कि लोग जो हैं जो डायबिटिक्स हैं वो इंसुलिन ले रहे होते हैं बहुत सारे, क्योंकि उनकी बॉडी इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रही होती। सेकेंडली वो लोग ले रहे होते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ग्लूकोफेज या मेटफॉर्मिन या इस तरह की चीज़ें ले रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है, वो अच्छी चीज़ें हैं टू हेल्प मैनेज ब्लड शुगर लेवल्स। उससे आपको एडिशनल बेनिफिट्स नहीं हो रहे, ना तो वो डायबिटिक न्यूरोपैथी पे काम कर रही हैं, ना वो आपकी टायर्डनेस एंड वीकनेस को कंट्रोल कर रही हैं, वो जस्ट आपके ब्लड शुगर लेवल को मैनेज कर रही हैं। तो इसको आपने सप्लीमेंट को लेना है कि आपके बाकी 2 इंडिकेशंस जो हैं, जो आपकी वीकनेस हो रही है बहुत ज्यादा या आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी की सिम्टम्स आ रही हैं, तो वो भी ओवरकम हो। तो कोई भी बंदा जो डायबिटिक है, जो इंसुलिन ले रहा है, जो मेडिसिन ले रहा है, वो इसको विदाउट डॉक्टर्स रिकमेंडेशन यूज कर सकते हैं। अच्छा, कर सकता है। और ये भी डेली रूटीन में ही यूज करें? ये भी डेली, टेक 1 टैबलेट डेली आफ्टर ब्रेकफास्ट। आफ्टर ब्रेकफास्ट जो उनसे भी आपने सप्लीमेंट्स लेनी है वो आफ्टर ब्रेकफास्ट लेनी है और दिन में एक ही लेनी है? दिन में नहीं, कुछ सप्लीमेंट्स हैं जैसे वेट लॉस के लिए हमारा मेटा डिटॉक्स। वेट लॉस के लिए भी वेट लॉस के लिए उस पे भी आ जाते हैं, क्योंकि आजकल इसका भी बड़ा मसला चल रहा है कि लोग जो है डाइट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह के हमें सप्लीमेंट्स मिल जाएंगे तो फिर डाइट करने की क्या जरूरत पड़ेगी? हाँ, आपको हेल्दी डाइट में शिफ्ट होना है, ऑब्वियसली हेल्दी डाइट लेनी है। प्लस आप मेटा डिटॉक्स अगर आप यूज करें, इसमें फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स हैं जो आपकी हंगर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, आपकी एपिटाइट को सप्रेस कर रहे होते हैं,
आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर रहे होते हैं। मेटाबॉलिज्म फास्ट होने से कि वैसे ही इंसान भी बॉडी भी एक्टिव हो जाती है और आपके फैट्स जो हैं, एक्स्ट्रा फैट्स जो हैं वो बर्न होना शुरू होते हैं। प्लस इसका ये एडवांटेज है कि आपकी बॉडी में ऑलरेडी जो फैट बना हुआ है उसको तो बर्न करेगा ही, बट आपकी बॉडी को शिफ्ट कर देगा कि वो मजीद जो है वो फैट ना बनाए, उस मोड में शिफ्ट कर देगा कि मजीद जो है वो फैट ना बनाए। अच्छा, तो इसके ड्यूल बेनिफिट्स हैं, नए फैट्स भी नहीं बनेंगे, प्लस जो आपके ऑलरेडी फैट्स बने हुए हैं उसको भी बर्न करेगा, उनको भी बर्न कर देगा और आपके लिए एक अच्छी सी जो डाइट है वो भी बन जाएगी, डाइट के साथ साथ ये सप्लीमेंट्स भी। तो हमने देखे हैं सैम के हर्बियोटिक्स के साथ साथ बहुत से मार्केट में और भी सप्लीमेंट्स हैं, तो हमें इनमें जो बुनियादी फर्क है आपके इसमें प्रोडक्ट में और बाकियों में क्या फर्क है इसमें? या बहुत सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में, बट एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर को वही चूज करना है जिसके बेनिफिट्स उसे मिले। अच्छा, कोई अच्छा सप्लीमेंट किस तरह से कोई बंदा चूज करे, उसे कैसे पता चलेगा कि सप्लीमेंट अच्छा है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारी एंटायर रेंज जो है मुनीबा वो दैट इज सर्टिफाइड बाय ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। हमारी सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो एनलिस्टेड एंड सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं। सेकेंडली वी आर मैन्युफैक्चरिंग हलाल प्रोडक्ट्स, वी आर यूजिंग द हलाल इंग्रेडिएंट्स। थर्डली हमारा सारा रॉ मटेरियल्स वी आर गेटिंग फ्रॉम द वर्ल्ड्स बेस्ट सप्लायर। हमारे जो डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं उनका सोर्स नेचुरल सोर्स है, वो सिंथेटिक नहीं है, नेचुरल सोर्स है, और हमारी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। वी आर प्रोड्यूसिंग प्रीमियम क्वालिटी सप्लीमेंट्स एंड पीपल आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी, हमारे कम टाइम में बहुत अच्छा हमें ये वो हो रहा है, कस्टमर की तरह से बहुत अच्छा, पेशेंट की तरह से फीडबैक आ रहा है कि पीपल आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स। या और दूसरा हम सैम आजकल देख रहे हैं, जैसे आपको पता है कि कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है, तो उसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो किसी तरह स्ट्रांग हो जाए। डाइट तो हम ले रहे हैं लेकिन फिर भी हम किसी ना किसी तरीके से बीमार हो जाते हैं, कोई ना कोई ऐसी लग जाती है हमें बीमारी। तो क्या उसके लिए भी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए भी कोई सप्लीमेंट्स हैं? इम्यूनिटी के लिए या तो विटामिन सी होता है या जिंक होता है। विटामिन सी इज द इम्यूनिटी बूस्टर, द ओनली सप्लीमेंट, द ओनली विटामिन जिसकी वजह से बहुत ज्यादा आपकी इम्यूनिटी जो है वो विटामिन सी की वजह से बूस्ट होती है। कोरोना में तो हर दूसरा बंदा ही और डॉक्टर्स भी कह रहे थे और हर बंदा जो है विटामिन सी ले रहा था। हमारे पास भी विटामिन सी की 2 रेंजेस हैं। अच्छा, वन कंटेन्स 250 mg विटामिन सी एंड वन कंटेन्स 500 mg, 750 mg भी है। तो उसमें ये है कि विटामिन सी के लेने से आपकी बूस्ट होगी इम्यूनिटी, प्लस विटामिन सी के और भी बेनिफिट्स हैं। बहुत कम लोगों को पता है, लोगों को यही पता है कि इट्स इम्यूनिटी बूस्टर, बट उससे आपकी स्किन हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है। या विटामिन सी के लेने से आपकी स्किन हेल्थ भी बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है। मतलब ये भी हमारे पास एक फैक्टर है कि हम ये यूज कर सकते हैं हर्बियोटिक्स का। दूसरा, बच्चों की तरफ अगर दोबारा से आ जाएं तो बच्चों के बारे में और कौन कौन से हैं, किस तरह की उनके प्रोडक्ट्स हैं? और भी बच्चों के लिए हमारे पास सिरप है एंड टैबलेट्स हैं। अच्छा, ये मैं सिरप देख रही हूँ, या सिरप ये वीटोकिड के नाम से, ये बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, और ये कब से स्टार्ट कर देंगे इसको पिलाना बच्चों को? फ्रॉम 4 years। अच्छा, 4 years से स्टार्ट कर देंगे बच्चों को देना, और डेली छोटे बच्चों को 1 teaspoon फ्रॉम 4 years to 10 years एंड देन फ्रॉम 11 years to 16 years 1 tablespoon डेली। तो इससे आपकी सारी न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी हो रही होती हैं। इट कंटेन्स बेसिकली 16 vitamins एंड मिनरल्स। तो उससे सारी जो है न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी हो रही होती हैं। बच्चों की ग्रोथ हो रही होती है, हाइट बढ़ती है अगर कुछ बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही होती, और बिकॉज उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होते। जब आपकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका ब्रेन डेवलप करेगा, आपकी आईसाइट बेहतर होगी, आपकी बोन्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बच्चों में होता है, बोन्स बहुत ज्यादा वीक होती हैं, और बच्चे बहुत लेजी भी हैं। और आजकल जिस तरह बच्चे ज्यादातर गैजेट्स में हैं और जिस तरह एक्टिविटी नहीं है, तो फिर यही होगा, फिर उनको सप्लीमेंट्स हमें खिलाने पड़ेंगे। डाइट क्योंकि वो ले नहीं रहे, जंक फूड का इस्तेमाल वो लोग कर रहे हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से फिर इस तरह का सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका है। वो चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों या बूढ़े हों, उनके लिए भी यही चीजें हैं। उनके लिए भी यही चीजें। ठीक है जी, सैम हमारे साथ मौजूद थी, बिजनेस डेवलपमेंट हेड है हर्बियोटिक्स की। सैम, बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आई और इतनी अच्छी टिप्स देकर जा रही हैं और हर्बियोटिक्स के इतनी प्रोडक्ट्स के बारे में हमें बताकर जा रही हैं। और जनाब, आप लोगों से भी यही दरख्वास्त है कि अगर आप लोग भी किसी ऐसी चीज़ से कह लें कि बीमारी या कोई भी चीज़ ऐसी आपको लाहक है कि आपको वीकनेस हो रही है, कोई भी चीज़ है, तो आप हर्बियोटिक्स की ये प्रोडक्ट्स यूज़ करें ताकि आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके।
तो आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। उम्मीद है कि आज का आपको प्रोग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। बहुत से अच्छे अच्छे टॉपिक्स से जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं, उनके सोल्यूशन आपको बताए हैं कि आप किस तरह उनको अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको लेकर चल सकते हैं। और दूसरा, जाते जाते मैं फिर आपसे वही कहूँगी कि जनाब आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, SOPs का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। बेशक जो है केसेस कोरोना के कम हो रहे हैं, लेकिन हमने एहतियात का दामन नहीं छोड़ना। मुझे आपने इजाज़त देनी है, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।